हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फैज़ा सिद्दीकी। वेलकम टू गोल्ड ऑडियो एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1, जिसका ये थर्ड पार्ट है और इसकी पिछली 2 वीडियोस यानी इसके पिछले 2 पार्ट इसी चैप्टर के आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं अगर आपने ना देखे हो, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड ऑडियो एजुकेशन पर जाकर भी देख सकते हैं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। क्लास 10th चैप्टर 1, इसमें हमने कई सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया था। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमने सीखा। फिर हमने ये सीखा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है और किस तरीके से हम a = bq + r का यूज़ करके एचसीएफ निकालते हैं 2 नंबर्स और 3 नंबर्स के बीच में। आज हम ये पढ़ेंगे कि इरेशनल हमने पढ़ा था कि √2 है तो इरेशनल है, √3 है तो इरेशनल है, √5 है तो इरेशनल है। इसका रीज़न हमने ये पढ़ा था कि क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये √4 होता, यहाँ पर √4 होता तो ये इरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, तो √4 को हम 2 लिख सकते हैं, तो ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। आज हम इसे प्रूव करेंगे कि √2 है तो इरेशनल है, √3, √5 ये इरेशनल क्यों है। स्टार्ट करें। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। आज ये क्वेश्चन है हमारा कि हमें ये प्रूव करना है कि √2 कैसे इरेशनल है। प्रूव करते हैं, चलिए। लेट अस अज्यूम टू द कंट्री दैट √2 इज रैशनल। हमें प्रूव क्या करना था कि √2 इरेशनल है, यही प्रूव करना है। तो इरेशनल हम कब प्रूव करेंगे? जब हमें पता है कि ये रैशनल है। अगर कोई कहेगा कि इसको इरेशनल प्रूव करो तो वो यही तो मान रहा होगा ना कि ये रैशनल है, तो हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये रैशनल है। ठीक है, अगर ये रैशनल प्रूव नहीं हुआ तो ये इरेशनल है। इतना समझ में आया मैंने क्या बोले? कि अगर √2 रैशनल प्रूव नहीं हो रहा है तो वो इरेशनल है। जो भी नंबर रैशनल होता है वो P/Q की फॉर्म में होता है, ये पता है, P/Q की फॉर्म में होता है। सच दैट √2 इज इक्वल टू a/b, कि √2 a/b के बराबर है। रैशनल है तो P/Q की फॉर्म में है, मतलब वो P/Q की फॉर्म में तो a b भी है, तो √2 a/b के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, कि P/Q की फॉर्म में है ये। अगर रैशनल है तो इसके बराबर है। लेकिन a/b में हमने क्या कहा है कि a और b दोनों को प्राइम है तो इंटीजर्स लेकिन को प्राइम है। को प्राइम का मतलब जिनका कोई और फैक्टर ना हो 1 के अलावा, कि अगर हम इन्हें डिवाइड करना चाहें तो ये डिवाइड नहीं हो सकते हैं, तो ये को प्राइम है कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर ऐसा नहीं है। सिर्फ 1 ही एक ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों में कॉमन है, कि ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं। और अगर 1 से डिवाइड करा जाए तो पता है क्या आएगा? 1 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो a आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो b आएगा। मतलब ये दोनों आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, a और b ही रहेंगे। b इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी बोला है मैंने कि b 0 के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर b 0 के बराबर होता तो डिनोमिनेटर 0 होता, डिनोमिनेटर है ना b, तो 0 हो जाता और ये रैशनल नंबर नहीं रह जाता। इसलिए मैंने बोला कि b 0 के बराबर नहीं है। अभी तक हमने क्या बताया कि ये रैशनल है। इतना आपने नोट कर लिया? इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं इसके आगे का आपको बताती हूँ। √2 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, पहले से सॉल्व करेंगे। √2b, क्यों? क्योंकि ये डिवाइड में था, यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, √2b लिख सकते हैं इसे, इज इक्वल टू a। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये तो था √2b जिसका होल स्क्वायर हो गया,
और ये था a जिसका स्क्वायर हो गया इसका स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो गया। अब ये क्या बना 2b²। क्यों? क्योंकि ये जो स्क्वायर था ये होल स्क्वायर था, √2 पे भी था और b पे भी था। जब √2 पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो सिर्फ 2 बचा, लेकिन जब b पे स्क्वायर लगा तो वो b² हो गया। 2b² = a²। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देखिए अगर कोई भी नंबर ऐसा है जो किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है तो मतलब वो खुद उस नंबर का भी फैक्टर होगा। जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। अगर 4 का फैक्टर देखा जाए तो 2 है 4 का फैक्टर, तो 2 के स्क्वायर का फैक्टर 2 है, तो 2 का फैक्टर भी 2 होगा या नहीं होगा? ऐसे ही 8 का देखिए, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, मतलब ऐसे ही और भी फैक्टर्स हैं। तो जो 64 के फैक्टर्स हैं वही फैक्टर्स किसके होंगे? 8 के भी फैक्टर्स होंगे। अगर कोई नंबर 64 का फैक्टर है तो वो 8 का भी फैक्टर होगा। जैसे 2 8 का भी फैक्टर है, 4 8 का भी फैक्टर है। इतना समझ में आया? 8 खुद भी 8 का फैक्टर है, 16 नहीं है। क्यों? क्योंकि 16 इससे बड़ा है। अब मैं ये कह सकती हूँ कि 2b² यानी कि 2 × b × b = a × a। जब ये a² के फैक्टर हैं 1 2 3, 2 ही फैक्टर हुए वैसे तो, क्योंकि b 2 बार है। तो मैंने बताया था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि जब भी कोई नंबर अगर 2 बार भी है तब भी हम उसे एक ही बार मानेंगे, वो एक ही फैक्टर होगा। जैसे 2, b a के फैक्टर है, a² के फैक्टर हैं, तो मैंने अभी बताया कि a के भी फैक्टर होंगे। अब मैं बोलूँगी कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, यानी कि 2 a को डिवाइड कर रहा है। 2 a को डिवाइड कर रहा है। याद रखिएगा जो मैं बोल रही हूँ कि 2 a को डिवाइड कर रहा है। एक और चीज देखते हैं। अभी हमने क्या देखा कि 2 a का एक फैक्टर है, 2 a को डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर हम 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा ना, वही करते हैं। नाउ a = 2c फॉर सम इंटीजर c, कि c एक कोई भी इंटीजर है जिससे हमने 2 को मल्टीप्लाई करा तो a आ गया। अब 2 तो एक फैक्टर था ना a का, 2 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो a बनेगा, तो वो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगा? c। हमें नहीं पता वो क्या नंबर है। क्यों? क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि a क्या नंबर है, हम ये सब अज्यूम करके चल रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया कि a = 2c। अब इसको पुट करिए, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? 2b² = a²। वैल्यू पुट करिए, क्या बनेगा? a की जगह क्या लिखेंगे? 2c का होल स्क्वायर। कितना हुआ? 2b² = 4c²। 2 1 जा 2 2 जा। इसका मतलब है कि b² 2c² के बराबर है। मतलब 2 जो है वो b² का एक फैक्टर है। समझ में आया कि 2 b² का एक फैक्टर है। और अभी क्या बताया था कि जो नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर होता है वो नंबर उस नंबर का भी फैक्टर होता है। यानी अगर 2b² का फैक्टर है तो वो 2b का भी फैक्टर होगा। तो इससे हमें क्या पता चला? 2 इज अ फैक्टर ऑफ b, मतलब 2b को भी डिवाइड कर रहा है। देखिए कि अगर हमने 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा तो क्या मिल जाएगा? हमें b मिल जाएगा।
यहां तक समझ में आया? आगे देखिए, 2 is a factor of A and also a factor of B. 2 A का भी फैक्टर है और B का भी एक फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि A और B इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है जो है 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। But this contradicts the fact that A and B are co-prime. तो ये क्या कर रहा है, कंट्रडिक्शन पैदा हो रही है यहाँ पर कि अभी तो हमने बोला था कि वो को-प्राइम है, बताया था ना कि हमने लिए ही ऐसा नंबर था जो को-प्राइम हो, जिसके कोई कॉमन फैक्टर ना हो। A और B ऐसे नंबर थे जो को-प्राइम थे, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, हमने ऐसे ही नंबर लिए थे। जैसे कि 4/6 नहीं लिया हमने उसे और सिंपल फॉर्म में बनाया 2/3, तो हमने 2/3 लिया, इसलिए लिया कि इनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, को-प्राइम लिया हमने, मान लीजिए। तो हमने इसलिए ए भी लिया था कि इनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। लेकिन अब ये तो फैक्ट गलत हो गया ना कि 2 तो इनका कॉमन फैक्टर मिल गया हमें। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption. तो ये contradiction क्यों हुई? क्योंकि हमने गलत एज्यूम करा था, इनकरेक्ट एजम्पशन थी हमारी, इस वजह से ही ये कंट्रडिक्शन जो है उभर कर आई। क्या गलत हमने एज्यूम करा, क्या गलत एज्यूम करा हमने? दैट √2 इज रैशनल। हमने ये गलत एज्यूम करा कि √2 रैशनल है। So we conclude that √2 is irrational. Hence proved. समझ में आ गया? देखिए, जो चीज़ है वो है, जो फैक्ट है वो है, आप फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप प्रूव करना भी चाहें तो यही है उसका प्रूफ। इसी मेथड से आप प्रूव कर सकते हैं कि आप खुद गलत एज्यूम कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि √2 रैशनल हो। आपने एज्यूम ही गलत करा कि √2 रैशनल है, जब वो इरैशनल है तो है। इस तरह से आप उसको प्रूव करेंगे। कुछ और देखते हैं। 8th क्लास से आपको ये पता होगा या कुछ बच्चों को 9 से पता होगा कि जिस भी नंबर में √2, √3 ऐसे इरैशनल नंबर्स आ जाते हैं वो पूरी टर्म भी इरैशनल हो जाती है। जैसे 2 + √3 इरैशनल है, पता है ना, आपको पता है, लेकिन आपने कभी ये नहीं पूछा कि क्यों इरैशनल है ना, नहीं पूछा। आपको पहले बुक से ये पता चला, बुक ने आपको ये बताया कि ये नंबर इरैशनल है। आप कह रहे हैं कि ये इरैशनल है, तो प्रूव करिए कि इरैशनल है। कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव दैट 2 + √3 इज इरैशनल। चलिए मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ, स्टार्ट करते हैं। Let us assume to the contrary that 2 + √3 is rational. हम मान लेते हैं कि ये रैशनल है, मान लेते हैं, क्योंकि हमें इरैशनल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? रैशनल मानते हैं ना। अगर कोई पूछेगा हमसे, हम कह रहे हैं कि इरैशनल है, तो कोई और कह रहे हैं कि कैसे इरैशनल है, तो वो यही मान रहा होगा ना कि रैशनल है। अगर इरैशनल नहीं है तो रैशनल है, तो हम मान लेते हैं कि ये रैशनल है। सच दैट 2 + √3 इज इक्वल टू a/b। जो भी नंबर p/q की फॉर्म में होता है वो रैशनल नंबर होता है, तो a/b की फॉर्म में है, a/b के बराबर होगा 2 + √3, हमने मान लिया। Where a and b are co-prime and b is not equal to 0, क्योंकि अगर b 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 होगा, तो ये रैशनल नंबर तो रह नहीं जाएगा ना। रैशनल नंबर में क्या कंडीशन होती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हाँ b 0 के बराबर नहीं है। और a और b को प्राइम है, मतलब अभी मैंने बताया था, हमने 4/6 ना लिखकर क्या करा है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है, उसको सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म तक उसे
कट करा है, डिवाइड करा है, तो हमें क्या मिले, दो को प्राइम नंबर मिले जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। 1 के अलावा कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमने को प्राइम नंबर ले लिए ए एंड बी। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल सिंपल था। अब देखिए 2 + √3 = a डिवाइडेड बाय b। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? √3 = a डिवाइडेड बाय b -2। यहाँ पे प्लस का 2 था ना, यहाँ पे कोई साइन नहीं था तो प्लस का था, यहाँ चला गया माइनस का, राइट हैंड साइड पे चला गया माइनस का हो गया। और ये पहले भी प्लस का था तो अभी भी प्लस का है, बस यहाँ पर साइन लगा हुआ था क्योंकि दो नंबर्स के बीच में था। यहाँ पर साइन नहीं लगाया क्योंकि ज़रूरी नहीं है लगाना। इसका एलसीएम लीजिए, √3 = एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा b, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है तो एलसीएम आएगा b, a - 2b। देखिए जो b है, b के ऊपर a है तो a तो ऐसे ही लिख देंगे। 2 का क्या होगा, हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो b आया। 1 की टेबल में b कितनी बार में आएगा, जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तभी, तो इसको भी हम b से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2b हो गया ये। √3 = a - 2b डिवाइडेड बाय b। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? नोट कर लीजिए इतना, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर मैं इसके आगे का बताती हूँ। वैसे तो आप इसको अच्छे से समझ ही लीजिए, समझना ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा ज़रूरी भी है ताकि लंबे टाइम तक याद रह सके। फिर भी अगर कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि इसको समझ के क्या करेंगे, ये कौन पूछता है, कहाँ काम आएगा, तो वो ये समझ लें कि ये इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी आगे उनको इससे हेल्प मिलेगी। इसको चाहे रट लें चाहे याद कर लें, एज इट इज़, जैसे जैसे मैं लिखवा रही हूँ, जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ, सेम अगर आप ये भी लिख देंगे तो भी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। बस ये इजी लैंग्वेज में है, आपको अच्छे समझ में भी आ जाएगा, इसलिए मैं इस तरह से लिखवा रही हूँ। नहीं समझ में आ रहा है तो याद कर लीजिए, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने क्या बताया था कि √3 a - 2b/b के बराबर है, ये बताया था। यानी राइट हैंड साइड पे क्या था, a - 2b डिवाइडेड बाय b, और लेफ्ट हैंड साइड पे था √3। सिंस a, b and 2 आर इंटीजर्स, a, b और 2 इंटीजर्स हैं, देयरफॉर a - 2b डिवाइडेड बाय b इज रैशनल। क्यों? क्योंकि p/q की फॉर्म में है ना, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और ये सारे इंटीजर्स हैं, तो इसलिए ये रैशनल है। यहाँ तक समझ में आया? जब राइट हैंड साइड पे नंबर रैशनल है और उसके ही इक्वल नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे भी है तो वो भी तो रैशनल हुआ ना। सो √3 इज ऑल्सो रैशनल, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरैशनल। ये क्या कर रहा है, एक कंट्राडिक्शन यहाँ पर उभर कर आ रही है, जो क्या है कि ये तो फैक्ट है कि √3 इरैशनल है, फिर यहाँ पर तो हम कह रहे हैं कि √3 रैशनल है, तो ये सब क्यों हो रहा है? दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption दैट 2 + √3 इज रैशनल। ये कंट्राडिक्शन क्यों निकल रही है, क्यों उभर रही है? क्योंकि हमने गलत एज्यूम करा था। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption, हमारी गलत assumption की वजह से कि हमने 2 + √3 को रैशनल माना था, इस वजह से इतनी सारी कंट्राडिक्शन हमें मिल रही हैं। सो वी कंक्लूड दैट 2 + √3 इज इरैशनल। तो हम क्या कंक्लूड करके बता रहे हैं, लास्ट हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि 2 + √3 इरैशनल है, हेंस प्रूव्ड। अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर याद कर लीजिए। मैंने पहले भी बताया है कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसे इम्पोर्टेंस दीजिए, अच्छे से समझिए, याद करिए, बस नोट कर लीजिए। अभी तक आपने जो भी केसेस देखे
उसमें या तो सिंगल रूट में नंबर था या फिर किसी रैशनल नंबर के साथ रूट में नंबर था इरैशनल। अब यहाँ पर दो इरैशनल नंबर्स हैं जो साथ में मिलकर एक टर्म बना रहे हैं। रूट 3 भी इरैशनल है और रूट 5 भी इरैशनल है। रूट 3 प्लस रूट 5 ये इरैशनल है या नहीं है? है, वही प्रूव करना है। प्रूव दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरैशनल। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? एजम्पशन से। एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम टू द कंट्री दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज रैशनल। हमने रूट 3 प्लस रूट 5 को रैशनल मान लिया। अब हमने रैशनल माना है तो वो a अपॉन बी की फॉर्म में होंगे, मतलब p अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे। तो वही हमने लिखा, सच दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। इससे हमें पता चला नहीं रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर b 0 होता तो रैशनल नंबर नहीं होता, और को प्राइम है मतलब इनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है 1 के अलावा। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। SBS मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। रूट 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसी आइडेंटिटी बन गई ना यहाँ पर। तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a डिवाइडेड बाय b का होल स्क्वायर है, तो a पर भी स्क्वायर हो जाएगा और b पर भी स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें ये आइडेंटिटी लग जाएगी। तो a क्या है? रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर। रूट 5 क्या था? b, तो b का स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5। यहाँ पर क्या होगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 3। यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा। और यहाँ पर दोनों नंबर रूट में हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जो 2 रूट में नहीं था वो रूट में नहीं रहेगा, बाहर रहेगा। तो 3 5 जा 15, तो रूट 15 बन गया। 3 प्लस 5 8 हुआ। तो यहाँ पर क्या था? 8 प्लस 2 रूट 15 इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। तो हमने क्या करा? यहाँ पे प्लस का 8 था, राइट हैंड साइड पे ले गए, माइनस का 8 हो गया। 2 रूट 15 इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 8। एलसीएम लीजिए, इसके अपॉन में 1 है, दोनों का एलसीएम क्या आएगा? बी स्क्वायर लिख दिया। बी स्क्वायर के ऊपर जो नंबर था a स्क्वायर वो ऐसे ही आ जाएगा, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? जो बी स्क्वायर आ जाए, बी स्क्वायर से, तो 8 को भी बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, 8b स्क्वायर बन गया। 2 रूट 15 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। अब हम इस 2 को जो रूट 15 के साथ मल्टीप्लाई में था डिवाइड में लेके जा सकते हैं राइट हैंड साइड पे या नहीं? ले जा सकते हैं ना। तो अब हमने क्या करा? रूट 15 को सिर्फ यहाँ पर छोड़ा और 2 को हम डिवाइड में ले गए। तो रूट 15 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b स्क्वायर। इतना समझ में आया? अभी तक देखिए जितने भी केसेस आपने देखे हैं, एक चीज़ आपने कॉमन देखी होगी, हर बार हम क्या करते हैं? सिर्फ जो नंबर रूट में होता है उसको एक साइड पर रोकते हैं और बाकी सारे नंबर्स को, सारे इंटीजर्स को, सबको कहाँ ले जाते हैं? दूसरी साइड पे। यानी अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रोका है रूट 15 को, तो बाकी सारे नंबर्स को हम कहाँ ले गए? राइट हैंड साइड पे। हमने एक इक्वेशन बना दी। समझ में आया? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। रूट 15 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b स्क्वायर। इसके आगे क्या? देखिए, सिंस a, b, 2 एंड 8 आर इंटीजर्स, a, b, 2 और 8 इंटीजर्स हैं, पता है इतना आपको? तो a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b स्क्वायर, ये रैशनल हुआ या नहीं हुआ? p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, इंटीजर्स हैं, तो रैशनल हुआ। अब एक रैशनल चीज़ किसी चीज़ के बराबर है तो वो भी रैशनल होगी ना। खुद सोचिए,
2 किसके बराबर हो सकता है? 2 के ही बराबर हो सकता है। तो ठीक उसी तरीके से रूट 15 भी रैशनल हो गया। रूट 15 इज ऑल्सो रैशनल, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 15 इज इरैशनल। यहाँ पर क्या हुआ? ये जो बात है कि रूट 15 इज ऑल्सो रैशनल, तो ये इस बात को कंट्राडिक्ट कर रही है, इस फैक्ट को, कि रूट 15 तो इरैशनल है। ये तो पता है हमें, ये तो फैक्ट है कि रूट 15 तो इरैशनल है, तो फिर हमने रैशनल कैसे कह दिया उसे? तो ये सब जो कंट्राडिक्शन है किस वजह से हुई है? दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज रैशनल। तो ये सब जितनी भी जो भी कंट्राडिक्शन है, ये सब किस वजह से हुई? कि हमने गलत एज्यूम करा था, हमारी एजम्पशन गलत थी, इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 3 प्लस रूट 5 रैशनल है। सो वी कंक्लूड दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरैशनल। तो हम क्या कंक्लूड करते हैं? किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं पूरा सॉल्व करने के बाद? कि रूट 3 प्लस रूट 5 इरैशनल है, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं बार बार बता रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है ये। अभी तक आपने जो भी सीखा था उसमें या तो सिंगल नंबर था रूट 2 जिसको रैशनलाइज कर दिया, या एक नंबर रैशनल था एक इरैशनल था, और मिलकर टर्म बना रहे थे जो इरैशनल थी, उसको हमने प्रूव कर दिया कि वो इरैशनल है। फिर आपने ये देखा कि दो नंबर्स ऐसे हैं जो दोनों इरैशनल हैं और वो दोनों मिलकर एक टर्म बना रहे हैं, उसको भी इरैशनल प्रूव कर दिया। ये है फोर्थ केस जिसमें डिवाइड में है 1/3 माइनस 2 रूट 5। तो ये पूरी टर्म इरैशनल है, ये आपको पता है पहले से पता है, लेकिन हम इसे प्रूव करेंगे। प्रूव करते हैं। लेट अस अज्यूम टू द कंट्ररी दैट 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 रूट 5 इज रैशनल। अज्यूम कर लिया कि 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 रूट 5 रैशनल है, अज्यूम कर लिया। सच दैट 1/3 माइनस 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी। a अपॉन बी के बराबर होगा, रैशनल है तो p अपॉन क्यू के बराबर यानी a अपॉन बी के बराबर होगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। इनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है और b 0 नहीं है, मतलब ये रैशनल है, ये पूरी टर्म रैशनल है। अभी तक तो ये भी रैशनल है और हमने यही अज्यूम करा है कि ये रैशनल है, ठीक है। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और b से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब a से मल्टीप्लाई करा, जब b को 1 से मल्टीप्लाई करा तो b आया, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा b, और a को जब इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही होगा। ऐसा ही लगता है कि इसका कुछ सिंपल मेथड भी हो सकता है कि अगर हम ये ना करें तो क्या नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि a को 3 से करेंगे 3a, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, क्या ये रूट में जाएगा या इसमें जाएगा। तो इतना डिफिकल्ट ये नहीं है, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इतनी मेहनत करें। उससे पहले आप ये भी तो कर सकते हैं कि इस a को यहाँ डिवाइड में ले जाएं, कर सकते हैं ना, ईजी है। फिर तो आपको सीधे सीधे आपको एक ये टर्म मिल जाएगी 3 माइनस 2 रूट 5। बस ये क्या हुआ, रेसिप्रोकल हो गया, a अपॉन b था b अपॉन a हो गया, और 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 रूट 5 था तो क्या हो गया 3 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 1। मतलब हम चाहे डिवाइडेड बाय 1 लिखें और चाहे ना लिखें एक ही बात है। तो ये हो गया 3 माइनस 2 रूट 5 इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। यहाँ पर 3 प्लस का था, इधर चला गया माइनस का हो गया, इसके अपॉन में 1 था तो एलसीएम लिया। अब देखिए यहाँ पर माइनस का साइन था तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर माइनस का साइन रहे। प्लस के भी होते हैं नंबर, ऐसा नहीं है यहाँ प्लस के वाला नंबर हो नहीं सकता, प्लस वाला भी हो सकता है, लेकिन यहाँ माइनस का था तो आपको ध्यान रखना है कि माइनस का साइन यहाँ रहे। ये ऐसा नहीं है कि आपने 3 को तो उधर भेज दिया और यहाँ पे साइन नहीं लगाया, यहाँ माइनस का साइन लगाना ज़रूरी है। -2 रूट 5 इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a माइनस 3।
3 के अपॉन में 1 है, एलसीएम लेंगे तो a एलसीएम आएगा। a के ऊपर जो नंबर है वो ऐसे ही आ जाएगा और 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को भी a से मल्टीप्लाई करेंगे, 3a हो जाएगा। -2√5 इज इक्वल टू b माइनस 3a डिवाइडेड बाय a। अब √5 के साथ -2 मल्टीप्लाई में था ना, -2 नहीं -2 मल्टीप्लाई में था, तो जब डिवाइड में जाएगा तो पूरा -2 डिवाइड में जाएगा। अब इधर जाएगा डिवाइड में, तो आप चाहे इसको -2/1 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करें 1 डिवाइडेड बाय -2 और फिर इसको मल्टीप्लाई करें, तो उससे अच्छा डायरेक्ट आपने a के साथ क्या लगा दिया, -2। यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करा और डायरेक्ट -2 लगा दिया a के साथ। √5 इज इक्वल टू b माइनस 3a डिवाइडेड बाय -2a। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, √5 इज इक्वल टू b माइनस 3a डिवाइडेड बाय -2a। इतना आपको पता चल गया, यहाँ तक समझ में आया? अभी हमने √5 को b माइनस 3a डिवाइडेड बाय -2a प्रूव करा था, इसके बराबर प्रूव करा था √5 को। अब देखते हैं, सिंस a, b, 2 एंड 3 आर इंटीजर्स, a, b, 2 और 3 इंटीजर्स हैं, इस वजह से ये जो पूरी टर्म है b माइनस 3a डिवाइडेड बाय -2a वो रैशनल है, देयरफॉर दिस टर्म इज रैशनल। ये एक रैशनल नंबर है एंड ऑल्सो √5 इज रैशनल। क्यों? क्योंकि √5 इसके ही तो बराबर है, तो एक रैशनल नंबर के बराबर है, वो भी रैशनल है। अब बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरैशनल। ये जो हमने बताया है कि √5 रैशनल है, ये तो इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि √5 इरैशनल है। तो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2√5 इज रैशनल। तो ये कंट्राडिक्शन किस वजह से आई है? क्योंकि हमने गलत एज्यूम करा था, हमारी इनकरेक्ट assumption की वजह से हमने गलत माना कि वो रैशनल है। 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2√5 को हमने रैशनल माना, ये हमारी गलती थी, हमने गलत एज्यूम करा था। सो वी कंक्लूड दैट 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2√5 इज इरैशनल। हमने ये कंक्लूड कर दिया है, इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि हमने जो अज्यूम किया था वो गलत था। इस वजह से हमें इन सारी कंट्राडिक्शन का सामना करना पड़ा और हम लास्ट में सिर्फ यही कंक्लूजन देते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2√5 इज इरैशनल, हेंस प्रूव्ड। अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये याद रखने वाली चीज़ है, इसको आपको याद रखना है। सेव रखिए अपने पास, नोटबुक में लिख लीजिए, चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जैसे भी करना हो। पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो इसको आपको याद रखना है, चाहे आप समझ के याद रखिए और थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। मैंने इसलिए इस तरीके से लिखा है। और देखिए, आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट्स सभी केसेस में लगभग एक जैसी थी, सॉल्यूशन थोड़ा बहुत अलग है, क्योंकि वो तो जिस तरह केसेस चेंज होंगे, वैरायटी आएगी, वेराई करेंगे, वैसे ही हमें सॉल्यूशन भी उसका चेंज करना पड़ेगा, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो लगभग वही रहेगी। तो अगर आपको और लगता है कि आप इससे भी सिंपल लैंग्वेज में कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि आप अपनी बात को समझा सकें, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करिए कि आपकी बात और ज़्यादा इफेक्टिव लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, जो भी मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ में आया है और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूँगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आपने मेरी वीडियो देखी है, तो प्लीज़ गोल्ड ऑडियो एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर लाइफ, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।